कितनी तारीख को होगी बोला? 22 तारीख। और आज कितनी है तो तारीख? 3 दिन और है अभी। हाँ हाँ हाँ, मतलब वैसे ही है। तुम्हारे तो कमरे ऊपर फ्लोर में भी है किसी के? क्या हुआ 10 बजे लेट गए तब? लाइब्रेरी जाते होगे फिर तुम तो? लाइब्रेरी भी जाते हो? वहाँ रहता है ठंडा, पर लाइब्रेरी में भी कहाँ होगी लाइट तब? अच्छा, अब एसी उसी तो नहीं चलते, बुरा हाल है। और वैसे तुम्हारा घर कहाँ है वैसे? घर की याद नहीं आ रही तो एक चक्कर वहीं चल जाता। जैसे तुम तो जा सकते हो ना, तुम तो अभी स्टूडेंट हो तो। अच्छा, पेपर भी है तुम्हारा 30 तारीख को, आबकारी वगैरह वाला। तेरा तो कहाँ है घर? तुम्हारे वहाँ तो ठंडा है। कहाँ? अब गाँव तुम्हारा विकासनगर ही है। विकासनगर और गर्म है यहाँ से। चलो तो जैसे ही काटेंगे तो ना 11-12 बजे तो ज्यादा गर्म हो रहा है दिन में। चलो कोई नहीं छोड़ो। और सुबह भी यहाँ भी तो ऐसे ही है, पीछे ठंडा होता भी है, पीछे है बैठने लायक। यहाँ भी तो स्थिति वही है तो है। सर ऐसी जगह मत जाओ बे, जैसे सहस्त्र धारा। अब बीमारी होती वहाँ आजकल ना, सब लोग जाते हैं ना नहाने के लिए, ऊपर जाओ उधर नदी में नहाने के लिए। नदियाँ है नहीं यहाँ, कैंपटी फॉल का है। हाँ वो भी, पर ऐसे ही है स्थिति तो। छौल लग गया किसमें? हमें सच में? अच्छा मजाक कर रहा भाई। अरे वहाँ वो रहते हैं ना, जैसे ये क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह, गंदगी रहती है ना, सारे लोग जा रहे हैं इतने, पता नहीं सब लोग। हाँ बहता हुआ पानी हो तो चलो ठीक है, घर में तो थोड़ा है दिक्कत। वैसे यहाँ है, अगर तुम्हें कभी जाना हो, वैसे घूमने जाते हो ना, तो आप टिहरी निकल जाओ। टिहरी दूर नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, माल देवता बोलते हैं। उस रूट पे मत जाओ, उसके ऑपोजिट रूट पे चले जाओ, तो वहाँ तुमको गांव के धारे धूरे गदना गुदना मिले। वैसे लेकिन देहरादून के 20-25 किलोमीटर तक तो कौन सी जगह खाली छोड़ी होगी ना, सब लोग भरे हुए हैं, पैक हो रखे हैं। तो ये तराई भाबर है भाई, यहाँ तो स्थिति वही है, हालत खराब। रात को लाइट जा रही है तुम्हारे यहाँ भी धूम धड़ाके से। हाँ यही हो रहा था। चलो क्या करें तब, छोड़ो। पर 22 तारीख पक्का है? बल बारिश पक्का नहीं है उसका भी। और तुमको ये पता भी है पहले इतनी गर्मी क्यों हो रही है भारत में? हाँ अल नीनो बोलते हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा था ना। हाँ तो वो अल नीनो का प्रभाव है, वो जो व्यापारिक पवनें हैं वो भारत की तरफ नहीं आएंगी, लेकिन कहीं जुलाई में नहीं हुई। हाँ कुछ बोले? हाँ इसका प्रभाव, जब तक समुद्र का पानी ठंडा नहीं होगा। तो अच्छी बात है कि ये अल नीनो का साल रहे, और कई बाई चांस है कि अल नीनो अभी शुरू हो रहा हो तो अगले साल और बुरा हाल हो जाएगा, उसके बाद और बुरा। तो धीरे धीरे समुद्र का पानी जब तक ठंडा नहीं होगा, पेरू की जलधारा, तब तक तो ये प्रभाव रहता ही रहता है, थोड़ा सा गर्म तो रहता ही है। पर मतलब जैसे नहीं है किसी के पेपर, तो वो तो जा सकते हैं आप में से ना, जैसे ये भाई ने तो कहा कि अब पेपर के बाद क्या है, तो तेरा प्लान से तो गाँव तब तक तो हो भी जाएगा। अब तेरे घर कहाँ है? कैंपटी फॉल, वहाँ ठंडा होगा। चलो ठीक है, चलो फिर छोड़ो इसको। देखो अभी लास्ट आपने कल टॉपिक किया हैप्पी क्लब, तो चलो गढ़वाल वाला तो आपने कर दिया है, अब कुमाऊं वाले पे आओ। कुमाऊं वाले पे ठीक है, गढ़वाल के बाद कुमाऊं। अभी तुम्हारा बढ़िया जीवन है भाई, अभी थोड़ा थोड़ा जीवन भी जियो। तुम पे ना टेंशन ना प्रेशर ना। क्या चीज का प्रेशर? अबे ये कोई प्रेशर है सरकारी नौकरी वाला? हो जाएगा, टेंशन मत लिया करो धीरे धीरे, अभी तो तुम्हारी उम्र कम है। देखो सरकारी नौकरी लगने की आइडियल एज कौन सी है, जिसमें मतलब सबकी लग जाती है? 27, 28, 29। अगर रुके तब तक बाई चांस, वैसे ज्यादातर लोग ना तब तक तैयारी छोड़ देते हैं, पर अगर आप 27, 28, 29 तक टिके हो, रुक गए तब तक, तो फिर गधे से गधे बच्चे की भी लग जाती है 27, 28, 29 में। तो इतना रखो दिमाग में कि 28, 29 में तो होना ही है काम। हाँ थोड़ा जल्दी हो जाए तो ठीक है ना, ऐसा बड़ा नहीं है मतलब प्रेशर। पर चलो
चलो फिर अब जो है, अब आप इसको बनाओ टॉपिक। चलो देखो, आपने लास्ट वाली क्लास में गढ़वाल में तो कर दिया था भाई। गढ़वाल में 1900 से लेके 1916 का जो दौर था उसमें सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, और कुमाऊं में राजनीतिक सुधार आंदोलन कैसे होते हैं। तो मैं पॉइंट लिखता हूं, कलम ने किया था। सबसे पहले 1903 में हैप्पी क्लब नाम की एक संस्था गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा स्थापित करी गई। 1903 में हैप्पी क्लब स्थापित होने के बाद साल 1905 आया, और 1905 में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। कल किया था ना आपने। स्वदेशी आंदोलनों के समय गोविंद बल्लभ पंत ने किसको, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु बनाया, इसका मतलब जो गोविंद बल्लभ पंत है उनकी विचारधारा नरमपंथी होने वाली है। दूसरी तरफ हरगोविंद पंत ने अपना राजनीतिक गुरु किसको बनाया, बाल गंगाधर तिलक, और वो गर्मपंथी विचारधारा के थे, तो उनकी विचारधारा गर्मपंथी होने वाली है। पर जो भी हो, हमारे राज्य में भी स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया। जैसे संपूर्ण भारतवर्ष में स्वदेशी आंदोलन चला, उसी तरह उत्तराखंड में भी 1905 ईस्वी के अंदर स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। हमारे राज्य में स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय गोविंद बल्लभ पंत को जाता है, और गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा हल्द्वानी से 1905 में स्वदेशी आंदोलन को शुरू कर दिया गया। हालांकि जो स्वदेशी आंदोलन 1905 में हमारे राज्य में हुआ उसके दूरगामी परिणाम नहीं थे, बहुत दूर तक नहीं फैला, पर हाँ ये आंदोलन थोड़ा बहुत कुछ हद तक तो हमारे राज्य में स्थापित हो ही गया था। तो 1905 ईस्वी के अंदर स्वदेशी आंदोलन उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ, भारत की ही तरह। और स्वदेशी आंदोलनों में आज स्वदेशी आंदोलन को शुरू करने का श्रेय हम किसको देते हैं, गोविंद बल्लभ पंत, इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया। दूसरी तरफ आप क्या समझना कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, और 1885 में जब कांग्रेस बना था तो कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही, जैसे ही कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, इस कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बाद से ही एक कहानी लगातार रेगुलर बेसिस पर स्टार्ट हुई। क्या हुआ कि उत्तराखंड के लोग जो कांग्रेसी विचारधारा के समर्थक थे वो हर साल कांग्रेस के अधिवेशन में प्रतिभाग करने जाते थे। मतलब 1885 की बात क्या हो रहा था, जो उत्तराखंड के थे ना, जो कांग्रेस को फॉलो करते थे, तो कांग्रेस का साल में एक अधिवेशन होता था। अधिवेशन को समझो आप मीटिंग की तरह। तो 28 दिसंबर, हर साल 28 दिसंबर को कांग्रेस बना था ना, तो हर साल 28 दिसंबर 29 दिसंबर को कांग्रेस वाले भारत में कोई एक जगह चुनते थे और वहां पर मीटिंग करते थे। तो वहां पर पूरे भारत के लोग इकट्ठे होते थे, फिर कांग्रेसी नेता लोगों को जागृत करते थे, भाषण वाषण ये सब कुछ चलता था। तो 1885 से ही जहां भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, प्रत्येक जगह पर उत्तराखंड के लोग पहुंचे, हर साल पहुंचे। अब आप कहानी को समझो, उत्तराखंड में क्या हुआ। 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया, फिर 1905 के बाद साल आया 1906। हर साल की तरह 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में भी हम लोग पहुंचे होंगे। साल 1906 खत्म हुआ तो अगला साल था 1907। तो 1907 का जो अधिवेशन हुआ ना, समझना बात को, हम उत्तराखंड वाले ना सब लोग जाते थे कांग्रेस अधिवेशन में। अब 1907 के अधिवेशन में भी हमारे राज्य के लोग पहुंच गए। लेकिन 1907 भारतवर्ष के इतिहास में इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, क्योंकि 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ, गुजरात में। तो हमारे राज्य के लोग भी पहुंचे हुए थे। हालांकि उत्तराखंड के लोगों की कांग्रेस के अधिवेशन में क्या भूमिका होती थी, हमारे राज्य के जो लोग होते थे ना, वो अधिवेशन में जाते थे और जहां फील्ड में सब लोग बैठे हैं वहां हमारे राज्य के लोग सबसे लास्ट कोने में बैठ जाते, चुपचाप, क्या ना भाषण देना ना कुछ करना, जय वाले थे हम, भारत माता की जय वाले, बस पीछे से। कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता हमको जानता तक भी नहीं, पर हम जाते थे हर साल। तो 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ, और आपको पता है 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस दो पार्टी में टूट गई। कांग्रेस का जब विभाजन हुआ तो कांग्रेस में दो दल बने, कौन कौन से, गरम और नरम। प्रत्येक व्यक्ति की कुछ ना कुछ विचारधारा होती है, जन्म से ही आपकी कुछ ना कुछ विचारधारा होगी। आप में से भी कुछ लोग गरमपंथी हो सकते हैं, कुछ लोग नरमपंथी हो सकते हैं, विचारधारा अलग अलग होती है। कुछ लोगों को नरमपंथ अलग अच्छा लगता था। नरमपंथ किसे कहते हैं, नरमपंथी विचारधारा का मतलब है वो लोग जो ये सोचते थे कि अंग्रेजों का शासन अच्छा है, अंग्रेज भारत के लिए अच्छे हैं और हमें इनके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, जो जो कमियां हैं उनको दूर करो और अंग्रेजों का शासन भारत में रहे। इस विचारधारा के लोगों को नरमपंथी विचारधारा के व्यक्ति कहा जाता था। और गरमपंथ का मतलब जो क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश शासन की अवहेलना कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आंदोलन किए जाएं
और आंदोलनों के बलबूते हमें हमारे अधिकार दिए जाए। इनको बोलते हैं गरम। कितने हो गए? दो, एक गरम है, एक ठंडा है। एक इसका भयंकर है तो बाद में आएगा वो क्रांतिकारी, उसका था कि भागो अंग्रेज यहां से। गरमपंथ और क्रांतिकारी में क्या अंतर होता है? गरमपंथ कहता है कि आंदोलन करो, सड़कों पे जाओ, जुलूस निकालो और जो हमारी मांगे हैं उन मांगों को पूरा करो। क्रांतिकारी होता है कि बम फेंको, सीधा मारो, जहां अंग्रेज दिख रहा है मारो, भगाओ इनको यहां से, उसको बोलते हैं गरमपंथी। फिर एक और विचारधारा आएगी बाद में, उसे बोलते हैं गांधीवाद। गांधीवाद मतलब जब महात्मा गांधी आए तो गांधी जी वाला पता है ना तुमको, एक थप्पड़ लगे तो दूसरा गाल आगे करो, अगर कोई चार मारे तो चार और खाओ, वो गांधीवाद वाला है। लेकिन ये दौर गरम और नरम का था। तो 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो हमारे राज्य के लोग भी वहां गए हुए थे, और जब हमारे राज्य के लोग गए तो सब गए थे कि कुछ होगा यहाँ, और वहां हो गई लड़ाई। लड़ाई किस किस की हुई? गरम और नरम वालों की। तो हमारा रोल क्या रहा उसमें? हम तो बैठे रहे पीछे ना, हम लड़ाई देखने वाले थे। उत्तराखंड से जो गए थे वो लड़ाई देखने वाले थे। 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ गरम और नरम में, तो बताओ 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद कौन से दल ने कांग्रेस छोड़ा? गरम ने छोड़ा कि नरम ने छोड़ा? गरम दल ने कांग्रेस छोड़ दी। अब अगली बार से अधिवेशन में सिर्फ कौन आएगा? नरम नरम आएंगे। हम भी गए थे सूरत। सूरत के अधिवेशन में जब लड़ाई हुई तो लड़ाई होने के बाद जब सब घर आ रहे थे तो हमारे यहां से मान के चलो कि 10 आदमी गए हुए थे। तो इन 10 लोगों में से मान लो कि 6 आदमी गरम थे, 4 आदमी नरम थे। हमारे भी तो गरम नरम थे ना। जो लोग गोपाल कृष्ण गोखले को अच्छा मानते थे वो नरम थे, जो तिलक को अच्छा मानते थे वो नरम थे। तो जब तो सूरत में लड़ाई हुई तब तो ये हमारे 10 लोग चुपचाप बैठे हुए थे, पर जब वहां से घर की तरफ आए तो रास्ते में इनका डिस्कशन होने लगा। अब ये रास्ते में कर रहे हैं बात। अब गरम दल वाले कह रहे थे कि एक बात है कि गोखले पिटना ही चाहिए बोला। अब ये आपस में बात कर रहे हैं कि भाई बढ़िया हुआ, गोखले का कैसा लगा मुक्का ना, बहुत बढ़िया हुआ, ऐसे ही पिटना चाहिए। और नरम वाले कह रहे थे कि बाल गंगाधर पिटना चाहिए। और अब जैसे इनकी आपस में डिस्कशन हुआ, डिस्कशन तो क्या हुआ कि घर आते आते ये दोनों आपस में लड़ने। ये वहां नहीं लड़े, ये सूरत में थोड़ी लड़े, ये घर आते आते लड़े। और जब घर पहुंचे तो किसी का मुंह टूटा हुआ, किसी का कुछ हुआ, सब कहानी खत्म। अब 1907 भी खत्म हुआ। अब साल आया 1908। 1908 में फिर से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब 1908 के अधिवेशन में जब कांग्रेस के अधिवेशन में सब लोग जा रहे थे तो आप बताओ 1908 में हमारे राज्य से कौन से दल के लोग नहीं जाएंगे? गरम दल के लोग नहीं जाएंगे। सब जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के, और कौन नहीं जा रहा? गरम नहीं जा रहा। तो लोग उसको बैठने देंगे? जो कुमाऊं के लोग थे वो अब गरम के पीछे पड़ गए। हाँ भाई क्यों नहीं जा रहा? अब गरम दल वाले जो थे इनको कुमाऊं के लोकल लोग पूछने लग गए ना, भाई क्या हुआ? हर साल तो जाता है 28 तारीख, इस बार क्या हुआ? तो गरम दल वाला क्या बोलेगा? तो गरम दल वालों ने बोला भाई गलती हो गई यार, वहां जाके बेकार है कांग्रेस। गरम दल वाला अपना पक्ष रखेगा ना। तो गरम दलीय लोगों ने 1908 से कुमाऊं में क्या फैलाना शुरू कर दिया? बेकार पार्टी है भाई, इनकी तो विचारधारा ही गलत है, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। वहीं नरम पंथ के लोग क्या करेंगे? कुमाऊं से खूब सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे कि चलो चलो। अब नरम पंथ के लोग जो होंगे ना, नरम पंथी, गोविंद बल्लभ पंत और उसकी विचारधारा वाले, वो चाहेंगे कि कुमाऊं से ज्यादा लोग जाएं कांग्रेस में शामिल होने। और गरम पंथी क्या करेंगे? उनको रोकेंगे, मत जा भाई, यहाँ देख गाल कैसा सूजा हुआ, लड़ाई करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो जो गरम नरम का विभाजन भारतवर्ष में हुआ उसका प्रभाव कुमाऊं पर भी देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ 1908 में, अच्छा जैसे इस क्लास में है तो इस क्लास में थोड़ा सा मैं ऐसे ही प्रैक्टिकली आपसे पूछना चाह रहा हूं, गरम वाले कौन कौन है तुम में से कौन कौन बच्चे हैं जिन विचारधारा होती है ना, तो आपकी विचारधारा क्या है? गरम किस किस की है? कौन कौन है जो इस विचारधारा की है? या तो गरम या तो नरम, दो में एक बोलना पड़ेगा तो ना, ऐसे नहीं कि हम कुछ है ही नहीं विचारधारा। आप में से नरम वाले कौन है जो ये चाहते हैं कि अंग्रेजों का शासन भारत में अच्छा है? कोई है ऐसा? एक तो इसमें प्रिय, 2 लोग निकल गए, ये 2 है नरम वाले। और है कोई जो चाहते थे, जिनको लगता है कि ब्रिटिश शासन अच्छा था, उसको रहना चाहिए भारत में? और भी है, तो 2 लोग हैं नरम वाले। अब बाकी सब कैसे? तो जैसे लड़ाई होगी तो ये प्रिया और ये तो पिट जाएगा भयंकर, एक तुषार का, इसका तो भूत बन जाएगा यहाँ। और जो भी हो, अब अगली बार से क्या होगा? आज जैसे विभाजन हो जाए यहाँ, तो आज विभाजन होगा तो अब तुम जितने गरम वाले हो कल आओगे यहाँ? नहीं। तो कल इस क्लास में तुषार और प्रिया ये 2 ही आएंगे, है ना? तो क्या हुआ? भीड़ छट गई। अब भीड़ छट गई तो अब सिर्फ नरम ही नरम आए। तो जो हमारे राज्य के लोग पहले फील्ड में पीछे बैठते थे तो उनको भी आगे बुला दिया, यहाँ बैठ रहे। तब कांग्रेस के नेताओं का ध्यान इनकी तरफ गया 1908 में। ये बेचारे 1909 में फिर पहुंच गए, ये बेचारे 1910 में फिर पहुंच गए। तो कांग्रेसी नेताओं का ना इन पर ध्यान जा रहा था। फिर ये 1911 में फिर पहुंच गए। तो कांग्रेसी नेताओं का अब ध्यान गया कि यार ये लोग कौन है,
हमेशा आते हैं अधिवेशन में। तो 1911 में कांग्रेसी नेताओं ने कुमाऊं से आए हुए इन लोगों के साथ डिस्कस किया, बात करी इनके साथ, और तब पूछा कि कौन हो तुम? तो उन्होंने कहा सर हम कुमाऊं से आए हैं। तो अब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कुमाऊं से आए हुए इन लोगों को क्या कह दिया कि अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप हमेशा आते हो, एक काम करो, जहां से आप आए हो ना वहां पर भी एक कांग्रेस बना दो। हर बार यहां आते हो, आपके यहां से कांग्रेस में लोग कम आ रहे हैं, तो आप जहां से आए हो वहीं पर जाकर के आप अपनी एक खुद की कांग्रेस बना दो। और जो लोग वहां पर गए हुए थे, जिनसे ये बात हो रही थी, वो गरम थे कि नरम थे? नरम। तो इन नरम पंथियों को कांग्रेस ने कहा कि आप जिस क्षेत्र से आए हो यहां पर, उस क्षेत्र में कांग्रेस का प्रचार करने के लिए, कांग्रेसी विचारधारा को बढ़ाने के लिए आप वहां खुद की एक कांग्रेस बना दो। और तब 1912 ईस्वी के अंदर क्या हुआ, कुमाऊं के जो नरमपंथी विचारधारा के लोग थे वो वापस कुमाऊं में आए और उन्होंने 1912 में कुमाऊं में किसकी स्थापना कर दी? कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कर दी। तो कुमाऊं कांग्रेस कब स्थापित हुई? 1912 में। और मैं आपसे ये पूछूं कि कुमाऊं कांग्रेस जन्म से किस विचारधारा की थी? नरम पंथ की थी। तो ये नरम पंथ की थी। तो अल्मोड़ा के अंदर 1912 में कुमाऊं कांग्रेस नरम पंथियों के द्वारा स्थापित करी गई। नरम पंथियों के द्वारा कुमाऊं कांग्रेस स्थापित कर दी। अब इसके दो प्रभाव पड़े कि ये आपका अल्मोड़ा बाजार है, और इस अल्मोड़ा बाजार में मतलब ऐसा समझो कि एक नई दुकान खुली। अरे इस दुकान का नाम क्या था? कुमाऊं कांग्रेस। अब लोगों को दूर नहीं जाना, सूरत नहीं जाना, अब यहीं पर जाके आप कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अब किस विचारधारा के लोगों ने खोली थी? नरम पंथ। तब नरम पंथ वाले प्रचार करने लगे, चलो रे आओ आओ आओ। और जब सब लोगों को इस कुमाऊं कांग्रेस में शामिल किया जा रहा है तो विरोध कौन करेगा? गरम पंथ वाले विरोध करेंगे। तो जो गरम पंथी लोग थे ना, उन्होंने इस बात का विरोध करना शुरू किया, भाई मत जा, बेकार विचारधारा है। तो गरम नरम का आपस में टकराव चल रहा है ना, गरम विचारधारा नरम विचारधारा, इनका आपस में टकराव चल रहा है। और इसी समय एक आदमी था, उसका नाम था शेर सिंह पांगती। जब ये सारी कहानी चल रही थी तो एक आदमी था शेर सिंह पांगती, वो भी कांग्रेसी विचारधारा में नरम पंथ वाला था, नरम पंथ की विचारधारा वाला एक व्यक्ति था। उसका नाम क्या था? शेर सिंह पांगती। ये भाई पिथौरागढ़ की जौहार घाटी से आता था। जब कुमाऊं कांग्रेस स्थापित हुआ तो इसने पिथौरागढ़ के जौहार घाटी के लोगों को कहा कि चलो चलो मैं तुम्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाता हूं, पर चलो तो कहां चलो? सीधा अल्मोड़ा चलो। तो पिथौरागढ़ वालों ने मना किया, उन्होंने कहा ना, इतना दूर कौन जा रहा भाई, 4 दिन तो जाने में लगेंगे, 4 दिन आने में लगेंगे, हम नहीं जा रहे। तो शेर सिंह पांगती ने क्या किया, उसने जौहर घाटी में ही कांग्रेस की एक ब्रांच खोल दी। उसने कहा ठीक है, वहां नहीं जा सकते ना, तो जैसे अल्मोड़ा में कुमाऊं कांग्रेस खुला है वैसा ही एक संगठन हम पिथौरागढ़ में स्थापित कर देते हैं। तो शेर सिंह पांगती ने 1912 में 1912 में जौहर घाटी में जो कांग्रेस की ब्रांच खोली उसे कहते हैं जौहर उपकारिणी सभा। उसे जौहर उपकारिणी सभा के नाम से जाना जाता है। तो जौहर उपकारिणी सभा की स्थापना किसने करी? शेर सिंह पांगती ने करी। कब करी? तो साल 1912 में करी। तो 1912 कुमाऊं कांग्रेस कुमाऊं में स्थापित हो गई, नई चीज खुली। मतलब कुमाऊं के अंदर एक नई संस्था स्थापित करी गई, और कुमाऊं में जो नई संस्था स्थापित हुई उसका नाम कुमाऊं कांग्रेस रखा गया। तो भारत की तरह ही जैसे भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसी प्रकार से कुमाऊं में भी एक कांग्रेस स्थापित करी गई। और कब स्थापित हुई? 1912। अब देखो, जब ये कुमाऊं कांग्रेस बनी ना, तो इस कुमाऊं कांग्रेस के बनते ही जो लोकल लोग थे अल्मोड़ा के, वो सब के सब लोग चले गए कि चलो यार देखते हैं क्या होता है कांग्रेस ना, थोड़ा क्यूरियोसिटी भी रहती है। तो अगल बगल के सारे लोग यहाँ आ गए, और जब अगल बगल के सारे लोग यहाँ आ गए तो बैठ गए। पहला दिन कुमाऊं कांग्रेस की बैठक का, अल्मोड़ा के सब लोग कुमाऊं कांग्रेस के सभागार में पहुंचे हैं और वो देखना चाह रहे हैं कि क्या है ये कांग्रेस। कुमाऊं के जो लोग थे ना उस समय, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी? उनकी सबसे बड़ी समस्या इस दौर में कुमाऊं के लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? एक तो जंगलात के नियम, अंग्रेजों ने सभी जंगलों पर कर दिया था भाई कब्जा, और इस बात से लोग बहुत टेंशन में थे। अंग्रेज जंगल में वन नहीं काटने देते थे, घास नहीं निकालने देते, लकड़ी नहीं निकालने देते। तो हमारी प्रॉब्लम ये थी कि जंगल के नियम बड़े स्ट्रांग थे। तो एक बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या थी? जंगलात। कुमाऊं के लोगों की दूसरी बड़ी समस्या क्या थी? कूली बेगार। हमसे फ्री में काम करवा रहे थे अंग्रेज। तो कुमाऊं के लोगों की 2 समस्याएं थी उस समय। एक तो अंग्रेज हमसे फ्री में काम करवाते, और दूसरा अंग्रेजों ने सारे जंगल अपने कब्जे में ले लिए। ये 2 प्रॉब्लम थी। तो हमने सोचा कि चलो इस कांग्रेस में जाकर के क्या पता इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले। जब 1912 में अल्मोड़ा के लोग कुमाऊं कांग्रेस के ऑफिस में पहुंचे तो कुमाऊं कांग्रेस की मीटिंग शुरू हुई, और मीटिंग के शुरू होते ही जिन चीजों पर चर्चा चल रही थी वो क्या बिंदु थे? उपनिवेशवाद। इन्होंने पहला टॉपिक उठाया, उपनिवेशवाद क्यों अच्छा है, साम्यवाद किसे कहते हैं, समाजवाद किसे कहते हैं,
इन पे चल रहा है। ब्रिटिश शासन हमारे लिए अच्छा, गवर्नर जनरल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो अल्मोड़ा के लोग वहां गए उनका कुछ पल्ला पड़ रहा होगा उनका। उन्होंने कहा चल क्या रहा, जंगल के बारे में बात कब होगी, और जंगल के बारे में बात ही नहीं हुई, कुली बेगार के बारे में बात ही नहीं हुई, वहां चल रही अलग ही कोई थ्योरी। तो जो कुमाऊं के सारे लोग कांग्रेस में गए ना, वो लोग अगले दिन नहीं आए। पूरी मीटिंग हुई, सबने कहा ठीक है कल सुबह 10 बजे फिर आना, नहीं आए लोग। छोड़े ना भाई, पता नहीं साम्यवाद कर रहा, पता नहीं बात कर रहा, कभी इंग्लैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, इनकी बातें कर रहे हैं। अंग्रेज अच्छे हैं, गवर्नर जनरल, कौन है गवर्नर जनरल? तो अगले दिन से ना लोग यहाँ जाना ही बंद कर दिए। अबे भाई ये पता नहीं कौन सी बात करते हैं लोग। कब जाएंगे यहाँ? जब ये उनके मुद्दे उठाएंगे, कुली बेगार की बातें करेंगे। वो बात कांग्रेस करती नहीं थी, तो फिर अगले दिन से लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। पर फिर भी 1912 वो साल था जब कुमाऊं में नरम पंथियों का बोलबाला था। चलती किसकी थी मार्केट में? नरम पंथियों, क्योंकि उनका खुद का एक संगठन था। पूरी कहानी में ट्विस्ट आया साल 1913 में। 1913 में क्या हुआ जी? आपने अभी थोड़ा दिन पहले पढ़ा था, कल परसों में, कि अल्मोड़ा का एक ही तो अखबार था बहुत फेमस, क्या नाम था? अल्मोड़ा नाम का एक अखबार था जो कब से निकलता था? 1871 से। अब ये अकेला अखबार था जो अल्मोड़ा में निकलता था। इस अखबार के जो संपादक थे कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत। अच्छा, बुद्धि बल्लभ पंत तो सरकारी नौकरी वाला आदमी था, उसको अंग्रेजों ने नौकरी लगाई। तो बुद्धि बल्लभ पंत अल्मोड़ा अखबार में क्या लिखता था? अंग्रेजों के बारे में अच्छा लिखता था। अंग्रेज गुड मैन, ये लड़ा अच्छा लिखता था। मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, जितने भी अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे आज तक, सबके सब थे नरम पंथ वाले। तो नरम पंथ वाले ना अल्मोड़ा अखबार में अच्छा लिखते थे। इसलिए अल्मोड़ा अखबार की प्रकृति जो है वो 1913 तक कैसी रही? नरम पंथ की रही। 1913 में क्या हुआ कि बद्रीदत्त पांडे नाम का आदमी, सुना है आपने? ये बद्रीदत्त पांडे नाम का एक आदमी था जो इलाहाबाद में नौकरी करता था, अल्मोड़ा का ही था बद्रीदत्त पांडे, और ये वापिस आ गया अल्मोड़ा में। और जब बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा आया तो 1913 में अल्मोड़ा अखबार का संपादक इसे बना दिया गया कि चल लड़का बाहर से आया है, थोड़ा पढ़ा लिखा होगा, तो इसको संपादक बना दिया। किसका? अल्मोड़ा अखबार का। 1913 में सबसे बड़ी घटना क्या हुई कि अल्मोड़ा अखबार का संपादक बद्रीदत्त पांडे को बना दिया गया। जैसे ही बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार का संपादक बना तो बद्रीदत्त पांडे का जो विचारधारा है वो थी गरम पंथ। इसने अल्मोड़ा अखबार का संपादक बनते ही पहले ही दिन सीधा खबर छाप दी, अंग्रेजों गाली सीधा, ऐसा तैसा, तुम्हारा ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे सब सीधा गाली, भयंकर गाली भाई, सीधा डायरेक्ट लिख दिया, अंग्रेजों का विरोध कर दिया। और अभी आपको अगर पता चले कि आपके क्षेत्र में, आपके शहर में 2 लोगों की लड़ाई हुई है, और 2 लोगों की लड़ाई अगर अब भी तुमको पता चले, आज आप घर जाएं और शाम को तुमको पता चले कि कोचिंग में पोदयाल गुरुजी की और गौरव सर की लड़ाई हुई, थपड़ा थपड़ी, और एक लड़के ने वीडियो बना रखी है, तो क्या तुम उस वीडियो को ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? ढूंढोगे ना, ये दिखा दे रहा एक बार, थोड़ा सा हो जाता और हो ना भाई, एक बार वीडियो देखनी भाई। तो ऐसे ही देखो, अखबार उस समय वीडियो ही तो था एक प्रकार का। जब इस अखबार में ऐसी खतरनाक विचारधारा की बातें लिखी गई तो लोगों ने अल्मोड़ा अखबार पढ़ना शुरू किया। और बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार में डायरेक्ट लिखता था, हे अंग्रेजों, जंगलात के कानून बंद करो, जंगलात के नियमों को सुधारो। सीधा कहता था, कूली बेगार, हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं जो कूली बेगार देंगे। अंग्रेज को लिख रहा डायरेक्ट ना, और लोगों को अच्छा लगता था, अब उनको टच हो रही थी बात। तो 1913 से कुमाऊं में जो गरम पंथ के विचारधारा के लोग थे ना, उनका भी थोड़ा थोड़ा वर्चस्व बढ़ने लगा। साल 1913 में एक दूसरे आदमी की कुमाऊं में एंट्री हुई। इस आदमी का नाम था सत्यदेव महाराज। सत्यदेव महाराज नाम का एक आदमी 1913 में कुमाऊं के अंदर एंटर करता है। और जब सत्यदेव महाराज 1913 में आए तो ये भी था गरम विचारधारा वाला। और गरम विचारधारा के इस व्यक्ति सत्यदेव महाराज ने 1913 में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कर दी। शुद्ध साहित्य समिति, इसने भी अपना एक संगठन बना दिया। 1913 में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसके द्वारा करी गई? तो फिर आपका आंसर होगा सत्यदेव महाराज के द्वारा। बैक टू बैक 2 बड़ी घटनाएं हुई। एक तो बद्रीदत्त पांडे के वापिस आ जाने से गरम पंथ का बोलबाला होने लगा, लोग गरम पंथ की तरफ भी झुकने लगे, क्योंकि बद्रीदत्त पांडे अखबार के माध्यम से डायरेक्ट पॉइंट कर रहा है, अंग्रेजों पर कटाक्ष कर रहा है, तो लोगों के दिल की बात उसने उठाई, तो लोग गरम की तरफ झुकने लगे। ऊपर से सत्यदेव महाराज आया तो उसने शुद्ध साहित्य समिति बना दी, ये भी गरम पंथ के पक्ष में भाषण देने लगा। 2 बड़ी घटनाएं 1913 में हुई। इन दोनों घटनाओं के होने के बाद बद्रीदत्त पांडे को इसलिए याद रखते क्योंकि उसने तीसरा काम बहुत बड़ा किया। साल 1914 में बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं के लोगों को कहा कि अंग्रेजों का जो शासन है ना वो अच्छा बिल्कुल नहीं है।
अंग्रेजों का शासन हटाओ और स्वशासन स्थापित करो। स्वशासन को अंग्रेजी में कहते हैं होम रूल। हम अपना शासन खुद चलाते हैं, भगाओ इन अंग्रेजों को यहां से, और हम अपना शासन, जैसे गांव में हम खुद का प्रधान चुन लेंगे, अपने आप से हम अपना शासन चला देंगे। तो 1914 में बद्रीदत्त पांडे ने विक्टर मोहन जोशी के साथ मिलकर क्या किया, तो होम रूल की एक शाखा अल्मोड़ा में स्थापित कर दी। हालांकि भारत में अभी होम रूल लीग बना भी नहीं था, क्योंकि अभी कांग्रेस ने होम रूल को भारत में मान्यता नहीं दी थी। तो भारत में होम रूल की स्थापना होने से पहले ही 1914 में बद्रीदत्त पांडे तथा विक्टर मोहन जोशी ने ये लो, और विक्टर मोहन जोशी कहां पर स्थापना हुई, तो आप कहेंगे अल्मोड़ा में। भारत में नहीं हुई, अभी उत्तराखंड में हो गई, कुमाऊं में हो गई। तो देखो 1913 से पहले पहले किसका बोलबाला चल रहा था, नरम वालों का। अभी देखो अचानक से पिक्चर चेंज हो गई, अब लोग गरम पंथ की बात कर रहे थे, अब कुमाऊं के ज्यादा से ज्यादा लोग बद्रीदत्त पांडे इनसे जुड़ रहे थे, होम रूल से जुड़ रहे थे, साहित्य समिति से जुड़ रहे थे। तो किसका पक्ष डाउन होने लगा, नरम पंथियों का पक्ष डाउन होने लगा। जब नरम पंथियों का पक्ष डाउन हुआ तो नरम पंथियों ने मार्केट में अपनी साख बचाने के लिए 1914 में प्रेम सभा की स्थापना कर दी। प्रेम सभा किसने स्थापित करी, गोविंद बल्लभ पंत, क्योंकि लोग बड़े उग्र विचारधारा के हो रहे थे। तो 1914 में अब गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा कुमाऊं में प्रेम सभा स्थापित कर दी गई। और आप मान के चलो 1914 एक ऐसा साल था ना, जिस साल कुमाऊं में भयंकर राइवलरी चल रही थी, खतरनाक। हर आदमी, कुमाऊं के प्रत्येक व्यक्ति को हर आदमी अपनी टीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। गरम पंथ वाले सोच रहे हैं कि कहां ऐड हो जाए आदमी, गरम में। नरम वाले सोच रहे हैं कि नरम में ऐड हो जाए। जैसे ही उनको कोई आदमी मिल जाए तो बस गरम वालों ने घेर दिया। गुल्लू भाई कहीं पर खड़ा है, गरम वालों ने पकड़ दिया, भाई इधर आ, अब ये इसको गरम के बाद देख, गरम ऐसा, गरम तरम, गरम दिन भर। और जैसे ही गुल्लू ने कहा चलो मैं सोचता हूं, तरह नरम वालों ने पकड़, भाई सुन। तो एक कोशिश हो रही है कि इनको गरम पंथ में जोड़े, इनको नरम पंथ में जोड़े, ये सब कुछ चल रहा था। तो माहौल कैसा होगा, आप आइडिया लगा सकते ना, लड़ाई झगड़ा वाला खतरनाक माहौल। गरम वाले नरम के दुश्मन बने हुए, नरम वाले गरम के दुश्मन बने हुए। पूरी कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 1915 में महात्मा गांधी भारत आ गए। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया पहुंच गए। महात्मा गांधी भारत आने से पहले साउथ अफ्रीका में एक आंदोलन चला चुके थे, कौन सा, सत्याग्रह। और वहां उन्होंने अंग्रेजों को हरा के दिखाया था। तो महात्मा गांधी से बड़ी उम्मीदें थी भारत में कांग्रेसी नेताओं को, क्योंकि ये आदमी अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई जीत चुका था। जब 1915 में ये भारत आए तो कांग्रेस ने महात्मा गांधी से कहा कि अंकल जी, तब अंकल जी नहीं था, भैया ही था 1915 में, हे भैया अब यहां भी करो कुछ, अब आप भारत में भी लड़ाई को जीतो। महात्मा गांधी ने कहा ठीक है, भारत में लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन पहले मैं भारत घूमूंगा, मैं देखना चाहता हूं भारत में स्थिति क्या है। 1915 में महात्मा गांधी का भारत दर्शन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। पूरे भारतवर्ष में घूमे गांधी जी, और साल भर घूमने के बाद 1916 में गांधी जी ने कांग्रेस के सभी लोगों को एक साथ बुलाया और बात करी। गांधी जी ने कहा कि अगर अंग्रेजों से लड़ना है तो एक ही तरीका है, आप लोग भारत के लोग अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए हो, इसलिए अंग्रेज तुमको हरा देते हैं आराम से। गांधी जी ने कहा एक ही तरीका है जीतने का, क्या, सब साथ हो जाओ, गरम ठंडा गुनगुना वैसा वैसा सब साथ हो जाओ भाई। जब तक सब साथ नहीं होंगे तब तक काम होगा नहीं। तो 1916 में क्या हुआ, सब मिल गई है, गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग, गुनगुना दल, ये दल वो दल, सब साथ हो गए। तो 1916 में कौन सा पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ, पढ़ा होगा ना आपने, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट क्या है, लखनऊ पैक्ट का मतलब सब चलो रे, सब साथ हो जाओ। और ये सारे के सारे लोग जो है ना, इस सब के सब साथ हो गए। मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत भयंकर कहानी, मेरे जीवन काल की बहुत खतरनाक घटना है। 2000 कब हुआ था चुनाव, पिछला वाला 2022 ना। तो 2022 में जब चुनाव हुआ ना, तो चुनाव में हमारे जिले से, मतलब टिहरी डिस्ट्रिक्ट से, हमारी विधानसभा में ना बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। एक बीजेपी के प्रत्याशी थे, एक्स मान लेते हैं उनका नाम, और एक कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वाई मान लो उनका नाम, ये दोनों प्रत्याशी थे। अब ये प्रत्याशी जैसा हो तैसा, वो छोड़ो, लेकिन हमारे गांव में माहौल बना हुआ था बहुत भयंकर गर्मा गर्मी का। जो बीजेपी वाले थे, अगर उनको कांग्रेस वाले दिखाई देते, सीधा थप्पड़ मार रहे थे भाई, सीधा चटकताल, और ये इश्क, और भयंकर लड़ाई चल रही है। अब ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए। दुश्मनी का कारण सिर्फ पार्टी थी,
आप सोचो, सिर्फ पार्टी थी दुश्मनी का कारण, और कुछ नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि जैसे ही इलेक्शन होने वाले थे, नामांकन की डेट आई, नामांकन के दिन बीजेपी वालों ने टिकट एक्स को दिया ही नहीं, जिसके लिए यहां लड़ाई झगड़ा हो रहा था। इसको टिकट ही नहीं मिला। और चलो फन्ना मिले उसको, टिकट किसको मिला? वाई को मिला, जो कांग्रेस पार्टी वाला था ना, वही है हमारा विधायक। अभी जो टिहरी विधायक है वो कांग्रेस पार्टी के थे, और रातों रात उनको बीजेपी में ला दिया। और कांग्रेस को गुस्सा आया और कांग्रेस ने एक्स को ले जा दिया वहां, और एक्स वहां। ये है टिहरी विधानसभा की कहानी 2022 की। जो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी था वो बीजेपी में आ गया और जीत गया, और जो बीजेपी का प्रत्याशी था वो कांग्रेस में चले गया, और जनता घपचाट। कल तक थपड़ा थपड़ी हो रहा था ना, अब मैं किसके चक्कर में लड़ रहा था? एक्स भाई जिंदाबाद, और एक्स भाई उनकी टीम में चले गए जिसने थप्पड़ खाई, जिसने खाई थप्पड़ वहां चले गया, और जिसने थप्पड़ मारी उसका अपना भी भाग गया, तो इधर उधर हो गया, तो हो गया त्रिभुज चतुर्भुज। शांत रहा। मेरे गांव में सबसे कम इलेक्शन, सबसे कम वोटिंग हुई, वोट ही नहीं दिया लोगों ने। हमने यहाँ तुम्हारे चक्कर में दुश्मनी कर दी और तुम साथ हो गए, गड़बड़ हो गया। तो 1916 में जैसे ही लखनऊ पैक्ट हुआ, तो कुमाऊं की स्थिति क्या थी? सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। अब फिर एक दिन पता चला सब साथ हो गए। बल अब कहां से लड़ेंगे? जब शीर्ष नेतृत्व तो कह रहा है कि सब साथ हो जाओ, तो फिर कुमाऊं वालों को भी होना पड़ेगा ना। तो ये डिसाइड हुआ कि चलो रे तुम भी हो जाओ साथ, चलो गले मिलो। तो इनको गले मिलाया गया कि चलो गरम और नरम, क्योंकि गांधी जी ने कहा है सब साथ होंगे। तो अब कुमाऊं में भी गरम और नरम दल के लोग ने एक दूसरे के गले मिले। लेकिन भाई बात ये है ना कि अगर तुमने मेरे को कभी जीवन में थप्पड़ मारी है ना, तो आप कितना ही गले मिल लो, बेटा मैं भूलूंगा थोड़ी उस बात को। क्या बात कर रहे तुम? गांधी जी ने कहा गले मिलो, तो गले मिलने से वो थप्पड़ थोड़ी भूलूंगा ना मैं। तो कहने को तो गरम नरम साथ हो गए 1916 के बाद, लेकिन एक भाव तो रहेगा गरम और नरम वाला, आगे आएगा वो कहानी में। तो 1916 में जब लखनऊ पैक्ट हुआ तो इसका प्रभाव कुमाऊं पर भी पड़ा, और कुमाऊं में भी गरम और नरम दल के लोग साथ हो गए। जब दोनों साथ हो गए तो एक मंच पर आकर के दोनों ने डिसाइड किया कि देखो भाई हमारे यहाँ कांग्रेस है, कुमाऊं कांग्रेस है, पर कुमाऊं कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर बात नहीं करती। कुली, बेगार और जंगलात जैसी समस्याओं पर कुमाऊं कांग्रेस बात नहीं करती है, इसलिए लोग उस संगठन से नहीं जुड़ रहे हैं। तो क्या करो, एक नया संगठन बनाओ, एक ऐसा संगठन बनाओ जो संगठन कुमाऊं के लोगों की लोकल समस्याओं के ऊपर बात करे। जो हमारी समस्याएं कुली बेगार, इस पे बात करे, जंगलात की समस्याओं पर बात करे। और ये डिसाइड हुआ कि एक नया संगठन बनाया जाए, और तब इस उद्देश्य से साल 1916 में कुमाऊं के लोगों ने एक नया संगठन स्थापित किया, और उसे क्या कहते हैं? कुमाऊं परिषद। बहुत बढ़िया जी, कुमाऊं परिषद। यही है कुमाऊं का वास्तविक इतिहास। कुमाऊं परिषद का गठन किया गया 1916 में। मझेड़ा नैनीताल में एक गांव होता है, और नैनीताल के मझेड़ा नामक गांव में 1916 ईस्वी के अंदर कुमाऊं परिषद नाम का एक संगठन बना दिया गया। कुमाऊं परिषद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि कुमाऊं के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? कुमाऊं परिषद। तो एक नया संगठन बना दिया गया। इससे पहले कौन सा संगठन था हमारा? कुमाऊं कांग्रेस। अब हमने क्या बनाया 1916 में? कुमाऊं परिषद। कब इसकी स्थापना हुई? 1916 में। कहां हुई? मझेड़ा नैनीताल में। जब इसकी स्थापना हुई, कुमाऊं परिषद की जब स्थापना हुई, तो स्थापना के समय इसके अध्यक्ष बनाए गए नारायण दत्त छिंबवाल। नारायण दत्त छिंबवाल। नारायण दत्त छिंबवाल को कुमाऊं परिषद में जब स्थापना हुई थी 1916 में, तब इसका अध्यक्ष बनाया गया। ये जो कुमाऊं परिषद नाम की संस्था बनी, इसके क्या उद्देश्य थे? क्यों बनाया गया था कुमाऊं परिषद? तो पहला इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? कुली, बेगार और जंगलात, इनको समाप्त करवाएं। कुली, बेगार और जंगलात जैसी जो बुरी व्यवस्थाएं हैं, इनको हम समाप्त करवाएंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा दूसरा उद्देश्य हमारा क्या है? तो कुमाऊं में सामाजिक सुधार। कुमाऊं में भी कुछ बुरी बुरी समस्याएं चल रही थी, उनको सुधार करना। तो कुमाऊं परिषद सिर्फ कुली बेगार की समस्या को खत्म करने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि कुमाऊं परिषद का एक उद्देश्य क्या भी था? कुमाऊं के समाज में व्याप्त बुरी प्रथाएं, उनको भी खत्म करना। तो कुमाऊं में सामाजिक सुधार तथा कुली, बेगार और जंगलात की समस्याओं को समाप्त करने के लिए हमारा खुद का एक लोकल संगठन 1916 में बनाया गया, और उस संगठन का नाम क्या था? कुमाऊं परिषद था। कुमाऊं परिषद किसने बनाया? गरम ने या नरम ने? तो आप कहेंगे दोनों ने। दोनों गरम और नरम विचारधारा के लोग साथ हो गए और उन्होंने कुमाऊं परिषद बनाया। अब देखो कुमाऊं परिषद का टारगेट क्या था? ये दो टारगेट थे, कुली बेगार को खत्म करो, जंगलात खत्म करो, सामाजिक सुधार। इन सब कामों के लिए इनको एक चीज की जरूरत थी, लोगों का सपोर्ट। बिना लोगों के सपोर्ट के आंदोलन कैसे करोगे? तो 1916 में डिसाइड हुआ कि चलो भाई अब क्या करो, कुमाऊं परिषद का प्रचार करो।
आप पूरे उत्तराखंड में कुमाऊं परिषद का प्रचार करेंगे, और जब कुमाऊं परिषद का प्रचार होगा तो ठीक 1 साल बाद जैसे भारत की कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम प्रतिवर्ष कुमाऊं परिषद का भी अधिवेशन आयोजित करेंगे। अधिवेशन मतलब मीटिंग। तो कुमाऊं परिषद का अधिवेशन होगा, यानी एक मीटिंग होगी, उसमें सब जगह से आप लोगों को बुलाओ, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, सब उत्तरकाशी नहीं, उत्तरकाशी टिहरी में राजा था, वहां आदमी जाएगा पैर काट देगा राजा। तो बाकी जगह टिहरी रियासत को छोड़ के अन्य जगह से लोगों को बुलाओ। और प्लान क्या है इनका कि 1 साल में, देखो सुनो पूरा प्लान समझना, 28 दिसंबर को होता था कांग्रेस का अधिवेशन, हर साल भारत की कांग्रेस का। हमारे राज्य के लोग वहां भी जाते थे, इसलिए हमारे लोगों ने एक डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, 25, 26, 27 3 दिन का अधिवेशन किसका होगा? परिषद का। तो उत्तराखंड में कोई जगह ढूंढ लेंगे और किसी एक जगह पर अधिवेशन होगा, टेंट लगेगा, डीजे लगेगा, खाना पीना सब व्यवस्था होगी वहां, बस लोगों को आना है। और 3 दिन तक लोग इस अधिवेशन में आएंगे। इस अधिवेशन में क्या होगा, जो बड़े बड़े नेता होंगे वो भाषण देंगे, लोगों को जागृत करेंगे कि चलो रे लड़ो कुली बेगार के लिए, जंगलात के लिए। ये सब प्लान बनाया और ये डिसाइड हुआ कि अगले साल से हम कुमाऊं परिषद के अधिवेशन आयोजित कराएंगे। तो इस कुमाऊं परिषद के अधिवेशन 16 में क्या हुआ है, कुमाऊं परिषद बना है। अधिवेशन कब से होंगे? अगले साल। तो देखो कुमाऊं परिषद का अधिवेशन जो है ना, पहला हुआ 17 में, उसके बाद हुआ 18 में, उसके बाद हुआ 19 में, उसके बाद हुआ 20 में। 4 तो लगातार हुए, 4 के बाद 23 में और 26 में 2 और अधिवेशन हुए। तो इसका मतलब कुमाऊं परिषद के कुल कितने अधिवेशन हुए? 6। जबकि स्थापना कब हो गई थी? 16 में। अधिवेशन कितने हुए? 6। देखो जी, पहला अधिवेशन कहां पर हुआ? अल्मोड़ा में हुआ। दूसरा अधिवेशन कहां पर हुआ? हल्द्वानी में हुआ। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में। तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में हुआ। चौथा अधिवेशन काशीपुर में हुआ। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन काशीपुर में। कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन टनकपुर नामक स्थान पर हुआ। कुमाऊं परिषद का लास्ट अधिवेशन गनिया धौली नाम की एक जगह होती है, ये देखो यहां पर गनिया धौली। गनिया धौली जो है ना, रानीखेत के पास में है, यानी अल्मोड़ा में ही हुआ। गनिया धौली, रानीखेत, अल्मोड़ा। पहले मैं फैक्ट लिख देता हूं, फिर कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। अल्मोड़ा जी, ये कुमाऊं परिषद के अधिवेशन हुए 6। पहला कोई सा पूछ लेता है, चौथा कहां हुआ, तीसरा कहां हुआ? तो पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में, दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में, तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में, चौथा अधिवेशन काशीपुर में, 5वां टनकपुर, 6वां गनिया धौली। 6 अधिवेशन ही कुमाऊं परिषद के हुए। 1926 में कुमाऊं परिषद को खत्म कर दिया और उसको कुमाऊं कांग्रेस में डाल दिया। क्यों? कहानी में उसको पढ़ना, पहले फैक्ट कर लेते हैं। अब देखो, प्रत्येक अधिवेशन में एक अध्यक्ष चुना जाता था। जैसे आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कांग्रेस अध्यक्ष, वैसे ही प्रत्येक अधिवेशन का एक अध्यक्ष चुना जाता था। पहले अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया जयदत्त जोशी। जयदत्त जोशी। दूसरे अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तारादत्त गैरोला। तारादत्त गैरोला को दूसरे अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। तीसरे अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया बद्रीदत्त जोशी। बद्रीदत्त पांडे मत लिखना, बद्रीदत्त जोशी। चौथे अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया हरगोविंद पंत को। 5वें अधिवेशन में अध्यक्ष बने बद्रीदत्त पांडे और लास्ट अधिवेशन के अध्यक्ष बैरिस्टर मुकुंदीलाल। तो पहले तो आपको इस ग्राफ से भाई कुछ क्वेश्चन निकालने, क्योंकि पेपर में प्रश्न यहां से अमूमन बन जाते हैं कि आपको सीधा किसी अधिवेशन की ईयर पूछ लिया या किसी अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम पूछ लिया, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, है ना। ये जो कुमाऊं परिषद के 6 अधिवेशन हुए, इन 6 अधिवेशनों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पहला अधिवेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 लगातार है। उसके बाद 2 साल का गैप। क्यों हुआ वो गैप, उस पर भी चर्चा करेंगे अभी। फिर 1923 में अधिवेशन हुआ। फिर 1926 में कुमाऊं परिषद का एक और अधिवेशन आयोजित किया गया गनिया धौली रानीखेत में। कुमाऊं परिषद एक ऐसा संगठन जो कुमाऊं के लोगों ने बनाया है। क्यों? क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण के लिए। जो हमारी लोकल प्रॉब्लम्स है, कुमाऊं की जो स्थानीय समस्याएं हैं, उन स्थानीय समस्याओं को खत्म करने के लिए कुमाऊं परिषद नाम का संगठन बनाया गया। कुल मिलाकर के कुमाऊं परिषद के 6 अधिवेशन हुए हैं और ये 6 अधिवेशनों की कहानी भाई साहब आपके पास, ठीक है जी। अब एक एक करके देखो किस अधिवेशन में क्या हुआ। पहला अधिवेशन 1917, टॉपिक डालो, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन। स्थापना कब हुई थी कुमाऊं परिषद की? और कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ 1917 में। कहां पर? बोलो, अभी लिखा तुमने, अल्मोड़ा। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष, आप सुनो तुम कथा पहले, यहां से, यहीं से पूरी कहानी शुरू हुई।
1917 में, 16 में स्थापना हुई थी। 16 में टारगेट क्या बनाया था, हम हर साल कुमाऊं परिषद का एक अधिवेशन आयोजित करेंगे, और जो कुमाऊं परिषद का अधिवेशन होगा वो कहीं पर भी हो सकता है। इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक अधिवेशन आयोजित करेंगे, वो अधिवेशन आपका कहीं पर भी हो सकता है। तो पहले अधिवेशन के लिए जगह कौन सी चुनी गई? अब दिसंबर का जैसे ही महीना आया, तो आप समझो दिसंबर का महीना आते ही, जैसे ही दिसंबर का महीना आया 25-26 तारीख को, तो ऐसे ही ना पहले अधिवेशन की तैयारी, टेंट लगा, डीजे लगी, कुर्सी मंगाई, समोसा, चाय, खाना, फिर मजा है, मतलब पिकनिक है एक हिसाब से। होना क्या है, जाना है, इसमें लोगों ने जाना है, बैठना है, फिर नेता लोग ना, जो बड़े नेता गोविंद बल्लभ, हरगोविंद पंत, वो जन जागृति, राजनीतिक जागृति फैलाएंगे। तो अल्मोड़ा में अधिवेशन हुआ। पहले अधिवेशन में कुमाऊं परिषद वालों ने 200 कुर्सी मंगाई बस। उन्होंने कहा पहला पहला है तो 200 कुर्सी मंगाते, बाकी नीचे दरी दुरी बिछा दी। जब पहला अधिवेशन हुआ तो कुर्सी कितनी आई, 200, और लोग कितने आए, दो बल। अधिवेशन में 2 लोग आ रखे बस, वो नेता तो आएंगे आएंगे। अब वो बैठे हैं 25 तारीख को, 25 दिसंबर 1917 के आते हैं लोग। पहले एक आया, फिर कई देर बाद 2 आए, बस 2 ही रहे। फिर बैठे रहे दिन में, फिर रुको इंतजार करो, कोई पिथौरागढ़ से आ रहा होगा। ऐसा करते करते शाम के 5 बज गए, कोई नहीं आया। तो इस अधिवेशन में लोग नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि लोग ना पहले कुमाऊं कांग्रेस में जाके देख चुके थे कि भाई साहब मत जाओ वहां बात करते हैं सीधा करोड़ों की, इंग्लैंड, ब्रिटेन, गवर्नर जनरल, एग्जीक्यूटिव, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, रहने दो भाई, वहां मत जाओ। तो लोग आए ही नहीं। जब लोग आए नहीं तो उनको लगा कि 25 तारीख को नहीं आए हैं, कल आ जाएंगे 26 तारीख को। अब पहले अधिवेशन में क्या डिसाइड हुआ कि चलो इस अधिवेशन का एक अध्यक्ष बनाते हैं। हर अधिवेशन का क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है। तो जैसे ही अध्यक्ष की बारी आई कि भाई अध्यक्ष कौन बनेगा, तो देखो वैसे तो गरम नरम साथ हो गए, पर दिल में गरम नरम अलग अलग थे। तो जो नरम पंथ वाले थे ना, नरम पंथ वाले, उन्होंने कहा कि इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाओ जयदत्त जोशी को। जयदत्त जोशी कैसा था, नरम वाला। और गरम पंथियों ने कहा कि नहीं, अध्यक्ष बनना चाहिए हरगोविंद पंत। तो अध्यक्ष के कितने कैंडिडेट थे, 2। गरम वाले चाहते थे कि हरगोविंद पंत को बनाओ, नरम वाले चाहते थे कि जयदत्त जोशी को बनाओ। हरगोविंद पंत की उम्र इस समय 21-22 साल की, बिल्कुल यंग लड़का तुम्हारी तरह। और जयदत्त जोशी की उम्र इस समय कितनी, तब वो था 60-65 साल का। तो जब दोनों अध्यक्ष के लिए उठे तो नरम पंथियों ने ना ये हल्ला मचा दिया कि ये लड़के, उसको बोला हरगोविंद को, छोटा नीचे बैठ, अंकल जी को बनने दे ना। तब जब बीच में अंकल जी आ गया तो फिर गरम वालों ने भी कहा कि चलो यार मान सम्मान वाली बात है, बना दो। और उन्होंने क्या कहा कि सुनो, हम क्या करेंगे, कुमाऊं परिषद में 1 साल अध्यक्ष बनाएंगे गरम का, 1 साल बनाएंगे नरम का। पहले नरम बना देते, इस बार नरम का अध्यक्ष होगा, अगली बार गरम का अध्यक्ष हो जाएगा। तो सबने कहा ठीक है। तो पहले अधिवेशन में अध्यक्ष किसको बना दिया, जयदत्त जोशी। अब जयदत्त जोशी को बनाओ चाहे हर्षदेव जोशी को बनाओ, जब कोई आ ही नहीं रखा तो करना क्या है। तो पहले अधिवेशन में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो लोग ही नहीं है, किसको देंगे भाषण, भाषण देने के लिए तो लोग होने चाहिए। और 2 आ रखे कि गुल्लू और उसका भाई कुर्सी में सबसे आगे बैठे, समोसा खा रहे, खाना खा, यही दोनों खा रहे बस वहां। अब बार बार लगे इनको, चलो रे शुरू करो बल। तो उनको भी गुस्सा आ रहा था, एक तो यहाँ आया नहीं कोई, तुम दोनों को ना, तो इनको ऐसे ही भेजा, टॉफी टूफी खिला के बोला जा अगले साल आना। जब इस साल कुछ हुआ ही नहीं तो क्या होगा, तो वापिस भेज दिया। और ये डिसाइड हुआ पहले अधिवेशन में कि भाई साहब प्रचार करो, कुमाऊं परिषद का प्रचार करो। लक्ष्मीदत्त शास्त्री एक आदमी था चंपावत, उसको जिम्मेदारी मिली कि कुमाऊं परिषद का घर घर में प्रचार होना चाहिए, अगली बार भीड़ आनी चाहिए यहाँ पर। 1 साल तक जब कुमाऊं परिषद का प्रचार किया जा रहा था, तो कुमाऊं परिषद के प्रचार के समय जब सारा प्रचार वाला दौर चल रहा था, तो उस समय गढ़वाल के जो ये कुमाऊं परिषद के लोग थे, इनको सबसे बड़ी समस्या दिखाई दी कि कुमाऊं परिषद में लोगों के कम आने का एक कारण ये भी है कि गढ़वाल के लोग नाराज हो गए थे। चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग वालों ने मुंह उठा दिया था। क्यों? कि तुमने एक संगठन बनाया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, और संगठन का नाम क्या रखा, कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद, और हम पागल हैं, गढ़वाल कुमाऊं गढ़वाल परिषद रखते भाई। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया? तो गढ़वाल के लोग नाराज थे, तो कुमाऊं परिषद वालों ने कहा चलो उनको भी पटाते हैं धीरे धीरे, इस 1 साल में सब व्यवस्था सही करनी है। तो पहले अधिवेशन में तो कुछ हुआ ही नहीं। दूसरा अधिवेशन हुआ 1918 में। अधिवेशन 18 वाला कहां पर हुआ, हल्द्वानी में। अब सुनो, कुमाऊं परिषद के नेताओं ने क्या किया, गढ़वाल से लोगों को न्योता दिया, स्पेशल न्योता, गढ़वाल के लोगों को भी बुला दिया। दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में हुआ। सुनो, अब कहानी बाद में लिखना, मैं लिखवा दूंगा। पहला कब हुआ, 17 में। दूसरा कब, दूसरे अधिवेशन में, क्योंकि भीड़ आ रही थी कम,
इसलिए कुमाऊं परिषद के नेताओं ने गढ़वाल के लोगों को भी चिट्ठी लिख दी और गढ़वाल से भी लोगों को बुला दिया। तो गढ़वाल की तरफ से भी 9-10 लोग चले गए उस अधिवेशन। अब आई बात अध्यक्ष की। पहले अधिवेशन में अध्यक्ष गरम था कि नरम? इसमें किसको बनना चाहिए था? लेकिन नरम वालों ने गरम को अध्यक्ष नहीं बनने दिया। नरम पंथी भीड़ से बीच में आ गए। नरम पंथियों ने कहा कि हे हरगोविंद पंत, 21 साल के लड़के, सुन, 22 का हो गया तो अब सुन बात, देख भाई गढ़वाल वाले नाराज चल रहे हैं, वो हमारे संगठन से नहीं जुड़ेंगे, हमें चाहिए भीड़, और वो हमारे संगठन से नहीं जुड़ेंगे, तो जो गढ़वाल से आए ना 10 लोग, उन्हीं में से किसी एक को बना देते हैं। तो हरगोविंद पंत ठीक था, तो उसने कहा चलो ठीक है, लेकिन फिर मैं कब बनूंगा? तो उन्होंने कहा तू अगले साल पक्का, मां कसम अगले साल तू इस बार उसको बना दे। यार ना गढ़वाल वाले नाराज चल रहे हैं, तो वहां से आए हुए लोगों को अध्यक्ष बना दोगे तो कम से कम वो हमारे संगठन के साथ आगे बढ़ेंगे। इसलिए दूसरे अधिवेशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तारादत्त गैरोला। और भाई कैसा है, गरम है कि कैसा था तारादत्त गैरोला? अति नरम, भयंकर ठंडा। तो एक तो था नरम, ये भी नरम विचारधारा का था। तो कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष नरम पंथ की तरफ से आया, और दूसरे अधिवेशन में भी अध्यक्ष कहां से आया? लेकिन इस अधिवेशन में भीड़ थी। जब भीड़ थी तो इन्होंने कहा चलो करो काम शुरू, क्या करना है हमको। तो दूसरा अधिवेशन शुरू हुआ। अब दूसरे अधिवेशन के शुरू होते ही तारादत्त गैरोला ने अध्यक्षता करते हुए कहा चलो वे मीटिंग शुरू करो, क्या करना है यहाँ। तो जब मीटिंग स्टार्ट हुई तो अध्यक्ष साहब ने बोला कि बताओ क्या करना है। तो कुमाऊं परिषद वालों ने कहा कि करना क्या है, जितने लोग थे यहाँ पे, भाई करना यह है कि कुली बेगार और जंगलात, कुली बेगार और जंगलात, इन दोनों समस्याओं को खत्म करवाना है। कुली बेगार को बंद करवाना है और जंगलात के जो नियम है इनको सही करवाने, ये है भाई काम। तो फिर अब चर्चा होने लगी कैसे करें इस काम को, कैसे करें इस काम को, करने का तरीका क्या होगा, ये डिसाइड हो रहा था। तो जब इस चीज पर चर्चा हो रही थी कि कैसे इसको खत्म करेंगे, तो जो हरगोविंद पंत था ना, हरगोविंद पंत, उसने कहा कैसे करेंगे क्या, मैंने बनना था इस बार अध्यक्ष, मैं चिट्ठी लिख के ला रखा घर से। तो हरगोविंद पंत घर से एक चिट्ठी लिख करके ला रखा था। जब ये सारी घटना चल रही थी उस समय कुमाऊं का जो कमिश्नर था उसका नाम था परसी विंघम, ये था उस समय कुमाऊं का कमिश्नर। तो हरगोविंद पंत ने कहा कि कैसे करना क्या है, मेरे को पता, मैं चिट्ठी ला रखा। उसने कहा सुनो, एक चिट्ठी लिखेंगे, सीधा कुमाऊं कमिश्नर को भेजेंगे और उसको कहेंगे कि बंद कर इसको। तो लोगों ने कहा लिखो चिट्ठी। तो उसने बोला चिट्ठी क्या लिखो, मैं घर से लिख के ला रखा। कौन लिख के ला रखा था? तो फिर लोगों ने कहा ठीक है, फिर सुना, एक बार हमारे सामने सुना दे, अगर ठीक होगी चिट्ठी तो भेज देंगे। आप देखो परसी विंघम के लिए चिट्ठी कैसे लिखी थी हरगोविंद पंत ने, यहां देखो पत्र लिखा था कैसे, ओए गड़बड़ हो गई ना, सीधा लिखा ओए परसी विंघम, और अलाना फलाना 2-4 गाली गुली जो भी लिखा होगा ना, बहुत हीरो बनता बल तो ऐसा तैसा ये वो, ज्यादा एटीट्यूड में बता रही है, जो भी थी कहानी बता। अब नीचे से क्या लिखा था, 2 साल के अंदर अंदर, सुन बेटे परसी विंघम, ऐसी भाषा में सीधा कि सुन बेटे परसी विंघम, 2 साल के अंदर अंदर कुली बेगार और जंगलात दोनों ही चीजें हमारे राज्य से खत्म होनी चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। अंग्रेज ना सत्याग्रह नाम के वर्ड को गाली समझते थे, क्योंकि गांधी जी कर चुका था सत्याग्रह, तो बड़े डरते थे सत्याग्रह से। तो लिख दिया कि 2 साल के अंदर अंदर कुली बेगार या फिर जंगलात की समझ, ये दोनों चीज बंद होनी चाहिए, नहीं तो बेटा हम तेरे खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। और ये चिट्ठी कौन पढ़ रहा? जैसे ही चिट्ठी खत्म हुई, अरे माहौल बन गया भाई। जो गरम पंथी थे सिट्टी, उनने कहा अरे बहुत बढ़िया भाई, लेकिन ये भाई बीच में कहा नो 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 नो, ऐसे थोड़ी लिखते चिट्ठी। तरह वो भी आ रहा बीच में, जैसे नहीं नहीं नहीं, नरम पंथी बीच में आ गए, उनने कहा पागल है क्या, ऐसे नहीं लिखते चिट्ठी, नहीं 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 हम इसका विरोध करते हैं। तो नरम पंथियों ने इस चिट्ठी का विरोध किया और गरम पंथियों ने सपोर्ट किया। गरम पंथी यार ये जगह है बल कहीं तो 1-2 गाली और डाल बीच में, 1-2 गाली एडजस्ट कर कहीं पे। तो गरम पंथी चाह रहे हैं कि यस ऐसा ही हो, और नरम पंथी चाह रहे कि ना ऐसा ना हो। तो फिर नरम पंथ गरम पंथ, भाई प्रस्ताव तो दोनों के मिलने से पारित होगा। तो नरम पंथियों से पूछा गया तुम क्या चाह रहे हो, तो उन्होंने कहा देखो सबसे पहले ओई हटाओ, ऐसा थोड़ी लिखते ओई, ऐसा में लिखो सेवा में श्रीमान पी विंघम महाराज, आप कृपया 2 वर्ष में कुली बेगार हटाने की कृपा करें। तो इस पे गरम चिढ़ गए, कृपा 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 का कैसे कृपा करें। तो बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई, और लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद नरम पंथियों ने कहा कि ठीक है चलो जो कुछ है वो सब है यार, ये हटा दो यार, ये मत लिखो, सत्याग्रह मत लिखो, सत्याग्रह लिखोगे अंग्रेज ना बुरा लगेगा उनको। तो फिर गरमों ने कहा कि बुरा लगेगा इसीलिए तो लिख रहे हैं कि उनको बुरा लगे और खत्म करे इस चीज को। तो गरम पंथ और नरम पंथ के बीच में बहुत चर्चा हुई। फाइनल डिसीजन कौन लेगा? सर फाइनल डिसीजन अध्यक्ष लेगा,
इसीलिए तो अध्यक्ष के पीछे लोग पड़ते हैं। और अध्यक्ष किस विचारधारा का है? तो अध्यक्ष साहब ने कहा कि नहीं, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता हूं। तब कहते हैं कि गढ़वाल की तरफ से गए थे कितने लोग? 10। तो गढ़वाल के 10 लोगों में यही था नरमपंथी, बाकी 9 थे गरमपंथी। वो चुपके से आए और इसके कंदूड़ में बोला उन्होंने कि तो अगर प्रस्ताव पारित नहीं हुआ ना, चल बेटा घर किसके साथ जाएगा? घर तो हमारे साथ ही जाएगा ना। कर तो आ, तो प्रस्ताव बंद कर, तो देख तो आज घर जाते जाते खत्म कर देंगे तेरे को। तो वो डर गया बेचारा तारादत्त करोल। और तब कहते हैं कि प्रेशर में आकर के कुमाऊं परिषद ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे बड़ी बात क्या हुई? तो दूसरे अधिवेशन में कुली बेगार तथा जंगलात विरोधी प्रस्ताव पारित हो गया। आपसे डायरेक्ट प्रश्न आता है, कुली बेगार प्रस्ताव को कुमाऊं परिषद में कब पारित किया गया? दूसरे अधिवेशन में। किसने पेश किया था यह प्रस्ताव? तो इस प्रस्ताव को पेश करने वाले व्यक्ति थे हरगोविंद पंत। दूसरे अधिवेशन में कुमाऊं परिषद के द्वारा कुली बेगार और जंगलात विरोधी प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है कि मां एक चिट्ठी भेज दी, मतलब सरल भाषा में वही ओई वाली चिट्ठी भेज दी, कुमाऊं कमिश्नर को भेज दी वो ओई वाली चिट्ठी। अब पहुंचने वाली वो चिट्ठी उसके पास। तो 1918 में दूसरे अधिवेशन की सबसे बड़ी बात कि कुली बेगार और जंगलात विरोधी प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। और प्रस्ताव किसने पेश किया था? हरगोविंद पंत। तो पहले दिन तो ये काम हुआ। दूसरे दिन कुछ निर्णय लिए गए। दूसरे दिन ये डिसाइड हुआ कि जो विधवा लोग हैं कुमाऊं की, क्योंकि सामाजिक सुधार भी करना है, विधवाओं के लिए काशीपुर में विधवा आश्रम स्थापित किया जाए। 1918 में ही डिसाइड हुआ कि खादी का बढ़ावा करने के लिए काशीपुर में ही खद्दर आश्रम, ये और 2 निर्णय थे जो दूसरे अधिवेशन में लिए गए। विधवा आश्रम और खद्दर आश्रम, ये 2 आश्रम काशीपुर में स्थापित किए जाए। ये सब कौन से अधिवेशन में हो रहा है? दूसरे अधिवेशन में। लेकिन हाँ, क्या बोल रहे? खद्दर मतलब खादी, खादी होता है ना, खादी का कपड़ा जो चरखा से बनाते हैं जो कपड़ा। तो खद्दर आश्रम मतलब खादी आश्रम आप कह सकते हो, 1918 में। तो जो भी है, बाद वाला दिन तो मजा वाला नहीं था। मजा किस दिन आई होगी? पहले दिन ना, जिस दिन चिट्ठी चुट्ठी, ओए सत्याग्रह हटाओ, ये पहला दिन जो भी हुआ। क्या 1918 में प्रस्ताव पारित हुआ? हाँ। कितने साल का टाइम दिया है अंग्रेजों को? तब 2 साल बाद देखेंगे, 1920 में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन पहले दिन, जब पहले दिन चर्चा हो रही थी, तो गरम और नरम की भी तीखी बहस हुई ना। गरम ने कहा सेवा में कृपा ली कृपा, और वो लिख रहे हैं सत्याग्रह। और इस पे चर्चा हुई। तो आप ये बताओ लास्ट में जीता कौन, गरम की नरम? गरम ही जीत गया ना। जब प्रस्ताव पारित हो गया तो गरम जीत गया। अब अधिवेशन हुआ खत्म। सुनो देखो, अधिवेशन जैसे ही खत्म हुआ, तो अधिवेशन के खत्म होने के बाद गरम गरम अलग चल रहे, नरम नरम अलग चल रहे। तो गरम वालों ने तो भाई, किसने प्रस्ताव पेश किसने किया था? कौन लड़ा था इस पे कि नहीं सत्याग्रह शब्द रहेगा तो रहेगा? हरगोविंद पंत। तो गरम वालों ने ना घर जाते हुए बस इसको बोले, हरगोविंद भाई वेरी गुड। घर जाते अब अलग हो गए ना अधिवेशन से, अब इसको बोल रहे थे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या लड़ा हमारा भाई ना, बहुत बढ़िया। नरम पंथियों की कमर तोड़ दी हमने, बहुत बढ़िया किया भाई आज तुमने। तो इसने भी सबको थैंक यू बोल रहा था। पर इसी के गरम दल वालों ने अचानक से इसके सामने एक प्रश्न उठा दिया कि हे हरगोविंद भाई सुन, तो तेरे को क्या लग रहा अंग्रेज कर देंगे बंद दोनों चीज 2 साल में? तो उसने कहा हाँ कर देंगे। तब उस दूसरे वाले आदमी ने कहा कि अगर नहीं किया तो, अगर 2 साल में अंग्रेजों ने कुली बेगार खत्म नहीं किया तो क्या करेंगे? तो हरगोविंद पंत ने कहा क्या करेंगे? सत्याग्रह करेंगे। उसमें क्या दिक्कत है, सत्याग्रह करेंगे। तो उस आदमी ने हरगोविंद से पूछा कि कैसे करते हैं, फिर ये कैसे करते हैं, सत्याग्रह मतलब क्या है और इसे कैसे करते हैं? तो हरगोविंद पंत ने कहा वो तो नहीं है मेरे को पता। उसने कहा मेरे को नहीं पता कैसे करते, कर लेंगे ना भाई। तो उन्होंने कहा पागल है क्या भाई, पता है ही नहीं कि सत्याग्रह कैसे करते हो, चिट्ठी में लिख दिया। अब पता चला 2 साल बाद उन्होंने कुली बेगार अगर बंद नहीं किया और करना पड़ जाए सत्याग्रह, तो कैसे करते हैं पता भी तो हो। तो उसने कहा इसमें क्या दिक्कत है, मैंने सुना मतलब गांधी ने किया, गांधी भी चलते हैं, अब पूछ लेंगे गांधी भाई से कि गांधी भाई कैसे कैसे करना है, कर लेंगे। तो सबने कहा सुनो एक काम करो, पहले वहीं चलो, पहले गांधी से ही मिल लेते हैं, अब पूछ लेते हैं कि सत्याग्रह कैसे किया जाता है। क्योंकि अगर कुमाऊं में कोई पूछेगा कल के दिन हमसे कि 2 साल में कुली बेगार खत्म नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे, तो बोलने को तो होगा ना। तो जैसे ही 1918 का अधिवेशन खत्म हुआ, इस अधिवेशन के खत्म होते ही कुमाऊं परिषद के सभी गरम पंथ वाले सीधा पहुंच गए किससे मिलने,
महात्मा गांधी से मिले। अब जब तक ये आज तक देखो गांधी से मिले नहीं थे, तो गांधी बहुत बड़ा नाम था। तो जब तक आप किसी व्यक्ति से मिलते नहीं है तब तक क्या दिक्कत है। जैसे यहाँ इस क्लास में बैठ के कोई कुछ भी बोल ले, क्या फर्क पड़ता है। मैं आपके सामने कोई परिस्थितियां रख दूं, उसमें कोई हर किसी आदमी के व्यू होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। ऐसा बोल दीजिए दोस्त होगा अपना मोदी। मोदी अच्छा है, मोदी बुरा है। इमेजिन करो, सिर्फ आप इमेजिन करो कि आप ऐसे ही बैठे हैं और यहीं आ जाए मोदी जी एक बार आ जाए, जरा प्राइम मिनिस्टर यहाँ अंदर एंटर कर ले। जब तक नहीं है तब तक तो कुछ भी बोल दो। राहुल गांधी पप्पू है वाला सब बोलते हैं ना, आ जाए जो भाई अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे उसके आते ही सुर बदल जाएंगे ना तुम्हारे। अरे राहुल भैया, राहुल सर, कैसे बात कर रहे भाई जी तुम। मोदी जी आ जाए तो हाथ जोड़ देगा आदमी। तो ये लोग गांधी जी से मिले नहीं थे, तो जब गांधी जी से मिले नहीं थे तो उससे पहले खूब बात कर रहे थे कि यार कैसा आदमी होगा गांधी। इन्होंने कहा कैसा भी होगा, हमारा क्या काम है, हम डायरेक्ट जाएंगे और जाके सीधा पूछना है कि गांधी भाई सत्याग्रह कैसे करते हैं यार, बता दे, हमने एक चिट्ठी पास कर रखी है, बता दे भाई सीधा। तो ये जब महात्मा गांधी से मिलने गए, महात्मा गांधी बैठे कलकत्ता में, और जब गांधी जी कलकत्ता में बैठे हुए थे ना, तो ये जब गांधी जी से मिलने गए तो वहां पता चला कि गांधी जी से मिलने गए तो लाइन लगती है। इनको लगा कि तुरंत हो जाएगा काम। ऑटो बुक करके जा रखे थे और ऑटो वाले को बोले अभी आ रहे वाले, और वहां पता चला वहां तो नंबर ही नहीं आएगा आज, ऐसे लगी लाइन। तो उन्होंने कहा इतना पॉपुलर आदमी है गांधी। तो लोगों ने कहा भाई भीड़ आज कम है, आज तो कम है, यहाँ तो 3-3 दिन में आता नंबर। तो ये भी हो गए खड़े। ये देखो ये है हमारे वाले, कुमाऊं से जा रखे। कौन है सबसे आगे? हरगोविंद पंत। अब लग गई लाइन। अब इनको पता है नंबर आएगा 4-5 घंटे बाद, तो लाइन में खड़े हो गए। तो जब लाइन में खड़े हुए तो बगल में ये भी थे कुछ लोग लाइन में खड़े हो रखे। तो ऐसे ही बातचीत चल गई ना कि हे भैया, इससे पूछ लिया तुम कहाँ से आए हो। तो इसने कहा कि मैं मद्रास से आया हूँ। इनके पड़ोस में जो था ना कि मैं मद्रास से आया हूँ। तो हमने पूछा उससे कि तुम क्यों मिलना चाह रहे हो गांधी से। तो मद्रास से आए हुए व्यक्ति ने क्या कहा, हमें अपने राज्य में सत्याग्रह करना है और सत्याग्रह करने के लिए हम गांधी जी की अनुमति लेने आए हैं। ये शौक हो गया, कैसे अनुमति। तो उन्होंने कहा सुनो रे, भारत में सत्याग्रह गांधी जी की अनुमति के बिना नहीं कर सकते। सत्याग्रह करना है तो परमिशन किससे लेनी पड़ेगी। और हमने तो चिट्ठी कर दी पास, परमिशन तो छोड़ो, हमारी तो चिट्ठी पास हो गई कि हम करेंगे। और पता चला गांधी ने ना बोल दिया तो तब नहीं हुई गड़बड़। और जो गांधी ने कह दिया कि नहीं करना, तब हुई बेइज्जती। बेइज्जती वाली बात है ना, नरम पंथी तो पटाखे फोड़ेंगे फिर। तो इसने कहा कि ये परमिशन लेनी पड़ती। हाँ, हमें तो पता ही नहीं यार भाई। और इससे पहले अरे ये बाकी से बात करने लगी, वो भाई परमिशन पड़ती वाली इसमें। अब कैसे पूछेंगे आप डायरेक्ट सत्याग्रह कैसे करते हैं। तो गांधी जी पूछेंगे ना क्या करोगे तुम उसका। तुमने कहा कि हमने प्रस्ताव पारित कर दिया। तो गांधी के बाद डंडा भी रहता 24 घंटा। वैसे गांधी अहिंसा वाला है लेकिन डंडा भी है, कभी कभी मार भी देता कपाल में सीधा ना। तो इनका कंफ्यूजन हो गया क्या करें। अब इससे पहले कि ये कुछ निर्णय लेते, इतने में नंबर ही आ गया इनका, नेक्स्ट आ जाओ अंदर। ये भाई सीधा क्या कि गांधी के सामने ना, अब हालत खराब। अब गांधी जी ने पूछा बताओ क्या है। अब इसको अरे टपरा गया वहां यार, अगर ऐसा बोलता हूँ कि सत्याग्रह कैसे करते हैं तो दिक्कत है। गांधी जी तो यही बोलेंगे ना, आपने किससे पूछ के सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया। और नहीं पूछते तो क्या है। तो गांधी ने पूछा अब जल्दी बोल भाई, या लाइन लगी है जल्दी बोल। तो ये हरगोविंद पंत बेचारा अंदर गया तो उसमें कुछ नहीं बने। तो गांधी ने कहा कुछ नहीं, क्यों आए हो यहाँ, किसी न किसी काम से तो आए होंगे। तो हरगोविंद पंत के दिमाग में एक बात आई। इसने कहा एक काम करते, गांधी को ले जाते अपने घर और घर में से खिलाएंगे पिलाएंगे टकाटक। अब तब पूछेंगे घर में कि गांधी भाई वहां पैर पकड़, तो घर में क्या पता चला ना ये गांधी भाई गलती हो गई, दे दे यार, बता कैसे कैसे करना है। तो तब कहते हैं हरगोविंद पंत ने गांधी जी को कहा कि हम आपको लेने आए हैं, हम कुमाऊं से आए हैं और आपको कुमाऊं आने का न्योता दे रहे, चलो आप हमारे साथ चलो, हमारा ऑटो भी ला रखा है बाहर पे। तो गांधी ने कहा बिजी हूँ अभी नहीं है टाइम। अभी गांधी जी की पिक्चरें भयंकर चल रही थी ना इस टाइम, सत्याग्रह सहयोग तगड़ा दौर था गांधी जी का। तो गांधी जी ने कहा अभी नहीं, बाद में आएंगे कभी, जाओ तुम वापिस। अतः हरगोविंद पंत वहां से वापिस आ गया। अब जैसे हरगोविंद पंत वापिस आ गया तो अब गरम वाले पूछ रहे थे भाई पता चला कैसे करते हैं। तो उसने कहा यार पता तो नहीं चला, अनुमति अलग से है। अब गरम पंथ वाले चाहते हैं कि कैसे भी करके बस ये प्रस्ताव पारित हो जाए, इस प्रस्ताव को कैसे भी पारित करें, अंग्रेज मान जाए भाई। क्योंकि अगर कहीं नहीं मानेंगे तो आपको करना पड़ेगा सत्याग्रह, और वो बिना गांधी की परमिशन के नहीं होता है। और परमिशन गांधी से तब मिले जब हम बात करें। अब बात हमने की नहीं। तो 18 के अधिवेशन के खत्म होते ही एक बड़ी समस्या थी, ये वापिस आ गए। अब साल 1918 कुमाऊं में रहा चर्चाओं का साल। एक छोटी सी घटना हो गई। क्या हुआ कुमाऊं में, अभी मैंने आपको कहा था साल 1918 में कुमाऊं में अखबार कौन सा निकलता था, अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे,
बद्रीदत्त पांडे थे अल्मोड़ा अखबार के संपादक। फिर मैं कल ये सारे पॉइंट आपको लिखा दूंगा, आप एक बार समझना। अब क्या हुआ ना कि अल्मोड़ा में एक पुलिस कमिश्नर था। अल्मोड़ा के पुलिस कमिश्नर का नाम था लोमस। अब 1918 में कुमाऊं के अंदर होली का त्योहार था। होली वाले दिन कमिश्नर लोमस ने खूब दारू पी ली, शराब, सुबह से ही शराब पी रहा था। और दिन में 12-1 बजे होते होते लोमस नशे में हो गया टन बिल्कुल। अब दिन में लोमस ने होली के दिन ये डिसाइड किया कि शराब तो पी ली, अब लोमस का अगला टारगेट था अब चिकन खाऊंगा मैं। और शराब के नशे में लोमस ने डिसाइड किया कि चिकन दुकान से नहीं खाऊंगा, खुद मुर्गा मारूंगा, खुद काटूंगा उसको, खुद बनाऊंगा मुर्गा। तो उसके आंगन में एक मुर्गी टहल रही थी। तो लोमस बंदूक लेके आया तो उसने कई बार निशान लगाया। शराबी था तो भी कभी निशाना लगा रहा, कभी इधर उधर, मरी नहीं मुर्गी, गोली खाली हो गई पूरी और मुर्गी पे निशाना ही नहीं लगा। तो कमिश्नर लोमस के घर पे एक आदमी काम करता था, कुली था वो, सामान उठाता था, उसका नाम गुल्लू था। गुल्लू ऐसे ही लोकल था वहीं का। तो कमिश्नर लोमस के घर में एक गुल्लू नाम का आदमी काम करता था। तो कमिश्नर लोमस ने गुल्लू को कहा कि हे गुल्लू, तो ऐसे पकड़ जरा थोड़ा इसको, भाग रही ना मुर्गी, तो मुर्गी पकड़ी और गुल्लू को दे देगी, गुल्लू ऐसे पकड़ मुर्गी, मैं इस पे निशाना मार रहा। तुम होते गुल्लू तो पकड़ देते। शराब के नशे में एक आदमी सामने खड़ा है, उसका हाथ में बंदूक है। और लोमस ने क्या किया, ऐसे पकड़ बल थोड़ा इसको ना ऐसे। तो गुल्लू बहुत डरा, उसने कहा अरे अंकल जी यार तुमने शराब ही पी, देख बेटे इच्छा हुई ना यहाँ पे, चित्त मैं होऊंगा सीधा ना। तो लोमस ने कहा मेरे पे शक कर रहा भाई, पकड़ इसको, मैं चला दूंगा गोली। तो ऐसा पकड़ा गुल्लू ने, ऐसा पकड़ा मुर्गी, लोमस ने चलाई गोली, गोली मारा था मुर्गी पे, गोली लगे गुल्लू पे, गुल्लू चित हो जाता था शराब के नशे में। एक गोली लगी और गुल्लू चित। तो गुल्लू चित हुआ था, उसने दूसरी गोली चलाई और दूसरी गोली से मुर्गी को भी मार दिया। और उसके बाद शराब के नशे में आया, जो मर गया था गुल्लू लोमस की गोली से। अब फिर आया, उसके बाद उसने मरे हुए गुल्लू को सॉरी बोला, गुल्लू भाई सॉरी बोला, सॉरी बोला, अपने नौकर चाकरों को बोला चलो रे जला दो इसको, अंतिम संस्कार करो इसको, सॉरी ना, तो कह दिया सॉरी, कहानी खत्म। ये खबर जब बद्रीदत्त पांडे को पता चली ना, तो भाई साहब उसने लोमस को रहने नहीं दिया अल्मोड़ा में। अब वो हर दिन अल्मोड़ा अखबार में एक ही खबर छापता, लोमस को सजा दो, हत्या तो हत्या है। और लोमस कह रहा कि शराब के नशे में, उसने कहा ऐसा थोड़ी होता। हर दिन अखबार छपे और बद्रीदत्त पांडे कमिश्नर लोमस के बारे में वो मांग करते रहा, फांसी दो भाई इसको, इसे कैसे हत्या कर दी। तो कमिश्नर लोमस को गुस्सा आया और उसने एक दिन अल्मोड़ा अखबार ही बंद करवा दिया। उसने कहा अखबार ही नहीं छपेगा, दुकान ही बंद करा दी उसकी। तो बद्रीदत्त पांडे को गुस्सा आया और उसने खुद का एक अखबार खोल दिया। ये उसका थोड़ी था, ये तो डिबेटिंग क्लब का था। और बद्रीदत्त पांडे का जो खुद का अखबार था उसका नाम, अब इस अखबार में एक साथ कई चीजें जुड़ गई। एक तरफ कुमाऊं में शक्ति नाम का अखबार निकलने लगा, दूसरी तरफ लोमस की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी, बद्रीदत्त पांडे भी फॉर्म में आ गया। इन सब चीज का प्रभाव तीसरे अधिवेशन में दिखाई देगा। कल वाली क्लास में करते, इतना आप आज करो।